Dr. Seema Thakur is a renowned clinical geneticist and fetal medicine specialist in Delhi, having over 2 decades of rich experience in the field. She has been associated with Fortis Hospital, Delhi as the head of the Department of Clinical Genetics and Fetal Medicine since her last assignment. She obtained her super specialty training, DM, in medical genetics from Sanjay Gandhi Postgraduate. She has a special interest in prenatal diagnosis of various genetic and non-genetic disorders of all streams of medicine. In this discussion, Dr. Seema will discuss prenatal diagnosis. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India First Doctor Oriented Show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter. आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की जानी मानी मशहूर जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा ठाकुर. Dr. Seema Thakur is a head of department in genetics and fetal medicine in Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Welcome to our show. Thank you. Thank you. मैम, आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसे हम मिसकैरेज भी हम भाषा में कहते हैं. अक्सर देखा गया है, काफी आजकल जो है ये प्रॉब्लम कॉमन ही कह सकते हैं. क्या कॉजेज है इसके? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके कॉजेज क्या हैं कि ये प्रेगनेंसी लॉस इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है आज के सिचुएशन. ये जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, पहला तो चीज़ है कि हम कब बोलते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. तो जनरली एक एबॉर्शन कॉमन है. About 10 to 15% of the pregnancies they are going to end in abortion. तो एक एबॉर्शन से आदमी को ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए. जो डेफिनेशन वाइज 2 एबॉर्शन लेस देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कंसिडर्ड 2 कंसेक्यूटिव एबॉर्शन, उनको हम लोग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं. इसके कारण, जैसे कोई भी प्रेगनेंसी के आउटकम के कारण है, कारण मदर में भी हो सकता है और कारण फीटस में भी हो सकता है. तो जो मदर के कारण है वो जनरली मतलब कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, या फीटस में भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, कभी कभी मदर को कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो. तो ये सब 4-5 प्रमुख कारण हैं कि ये एबॉर्शंस बार बार होते हैं. अदरवाइज एक एबॉर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है. राइट. सो अगला सवाल है मैम कि इस प्रेगनेंसी लॉस को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे कि प्रेगनेंसी लॉस ना हो? प्रेगनेंसी लॉस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी जैसे ही प्रेगनेंसी होती है अपने प्रेगनेंसी की प्रॉपर चेकअप कराएं. अपने गायनी से मिल करके कुछ मेडिसिन लिखते हैं वो लोग, और जो कि प्रेगनेंसी को रोकने में सहायक होती हैं. और उसके अलावा अपने सेहत का भी ख्याल करें, क्योंकि मदर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मदर अपने डायबिटीज़ का चेकअप करा ले, मदर अपने थायराइड का चेकअप करा ले, और इन सब चीज़ों को देखते हुए तभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें. राइट. एज ए जेनेटिक्स मेडिसिन प्रेगनेंसी लॉस को रोकने में मैम आपके स्पेशलिटी का क्या योगदान हो सकता है और इसमें क्या सहयोग मिल सकता है आपसे? हम लोग मेनली मतलब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में जो जेनेटिक कारण है उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. 5 से 10% कपल में जेनेटिक कारण पाया जाता है. तो जिन लोगों को ये जेनेटिक कारण मिलता है, फिर हम लोग उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको अब नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते हैं. उनके भी 70-80% चांसेस हैं कि नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं. पर हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको जांच करके ही पता चल सकता है कि ये बेबी उनका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. तो इस तरह से हम लोग किसी को भी अगर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आती है उसको बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर कहते हैं. तो फिर हम उनको समझाते हैं सो दैट दे डोंट लूज होप. वी ट्राई टू गिव देम होप एंड जनरली आउटकम इज गुड. राइट. सो एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि माना कि एक प्रेगनेंसी लॉस जो है वो जनरली आपने बोला कि वो होता है, हो सकता है, एंड 2 और 3 में जो है उसमें थोड़ा वरी की बात है कि उसमें किस तरह के टेस्ट होना चाहिए उसके बाद और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. उसमें जो मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान आ रहे हैं जिसमें लॉस हो गया, तो सबसे पहले वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसकी चेकिंग होनी चाहिए. उसका पता करना चाहिए कि उसमें कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है कि नहीं. और आज के ज़माने में माइक्रो एरे एक बहुत प्रमुख टेस्ट है जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है. तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का टेस्ट होना चाहिए. अगर मान लीजिए वो नॉन प्रेगनेंट स्टेट में आते हैं, 3 एबॉर्शंस हो गए और उसके बाद हमारे पास आए हैं, तब हम लोग
मदर के कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है उनके अल्ट्रासाउंड से उनके यूट्रस की और ओवरी की जानकारी, सो दैट कि उसमें कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है, प्लस उनके थायराइड की, डायबिटीज की, प्रोलैक्टिन की, मतलब हार्मोनल असेसमेंट. देन वी ऑल्सो डू द जेनेटिक टेस्टिंग बाय विच वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कोई वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर तो नहीं है. तो एक आमतौर पे ये जो 5-6 इन्वेस्टिगेशंस है, ये हम फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. और ऑटो इम्यून की इम्यूनिटी की चेक करते हैं कि कहीं मदर में कोई ऐसा ब्लड मतलब क्लॉट होने की प्रॉब्लम तो नहीं है. सो ये 5-6 इन्वेस्टिगेशन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. उसके बाद जनरली वी गिव देम गुड होप कि, और ज्यादातर जो कारणों की हम तहकीकात करते हैं 50% से ज्यादा में कारण नहीं पता लगता है. वही तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि टेस्ट से बहुत ऐसे रीजन से मिसकैरेज का पता नहीं चलता है. सो उसमें नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जिससे कि मिसकैरेज का पता चले, अगर उसको रोकना मतलब हम लोग जब भी पेशेंट आते हैं हमारे पास कि 3 अबॉर्शंस या 2 अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो हम लोग उनके ऑटो इम्यूनिटी और हार्मोन्स और जेनेटिक टेस्ट करने के बाद हम उनको कहते हैं कि सी द चांसेस ऑफ द डायग्नोस्टिक यूटिलिटी इज ओनली 50%. सो हमें केवल 50% में कारण पता चल रहा है, 50% में कारण नहीं पता चलता है. बट यूजुअली वेदर कारण पता चलता है या नहीं पता चलता है, द आउटकम फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज जनरली गुड. और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एबॉर्शंस पे. तो अगर 2 एबॉर्शंस आपको पहले हैं तो आपकी आउटकम विल बी 70 to 80% गुड. अगर 3 एबॉर्शंस हैं तो 50 to 60% आउटकम विल बी गुड. सो अकॉर्डिंगली वी गिव देम द होप एंड गिव देम द पेशेंस, बिकॉज बाय एंड लार्ज जनरली इट्स अ गुड आउटकम. सो उतना ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी किसी भी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो देन द आउटकम विल बी जनरली गुड. पर अगर कोई कारण पता लगता है, जैसे मान लीजिए थायराइड का पता लगता है तो उसका ट्रीटमेंट होगा. अगर किसी को एप्ला पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट होता है. राइट. बहुत ऐसा ये हुआ है कि मेंटल स्ट्रेस से भी मिसकैरेज का जो है थोड़ा सा कोई डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रेस लेवल हाई होने से भी मिसकैरेज होता है. मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली कि आज के टाइम में, बिकॉज ज्यादातर लोग द मैरिज टाइम इज इंक्रीज्ड, तो लेट मैरिज होते हैं. सो देयर इज एन अर्जेंसी टू कंसीव, एंड इन दैट अर्जेंसी if that happens to have 2 miscarriages consecutive, you can understand कि कितना stress होता है. So stress मतलब definitely will add to all these problems, but वो direct link कभी proof नहीं हुआ है. So that means कि कभी भी आपको अगर ऐसी problem है तो generally outcome will be good. So one has to have some patience and hope, and take it easily only. Don't get hassle that what will happen, I'll never have any normal baby. ये वाली सिचुएशन नहीं आती है. बाय एंड लार्ज सबके नॉर्मल आउटकम्स होते हैं. राइट. एंड अंत में मैं चाहूंगा कि कोई भी सपोज कि कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 मंथ्स आई थिंक थोड़ा रिस्क होता है. हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स आर मोर क्रूशियल, जिसमें कि हम लोग पहली बार एक अल्ट्रासाउंड करते हैं 7 to 8 वीक्स पे टू सी द कार्डियक एक्टिविटी. कुछ डॉक्टर्स सपोर्ट के लिए भी देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह. हम लोग जनरली उतना सपोर्ट के नहीं देते हैं. अगर किसी को ऑटो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो उनको कुछ इंजेक्शंस भी चलते हैं. तो अकॉर्डिंगली अगर कोई कारण नहीं पता चला तो ओनली प्रीनेटल विटामिन इज सफिशिएंट. यू नीड नॉट टू take so much of support medicines also. So because ज्यादातर अगर कारण नहीं पता चलता है तो आउटकम ठीक रहता है without any treatment. So that much one has to have confidence and knowledge कि कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आउटकम ठीक रहेगा अगर कारण नहीं पता लगा है. राइट. थैंक यू सो मच मैम. और एक कोई आखिर में आपसे एक अच्छा सा मैसेज चाहेंगे कि मतलब प्रेगनेंसी लॉस ना हो, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? सो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले प्रीनेटल विटामिन्स ले, अपने हेल्थ को, दैट मीन्स कि अपने वेट को, अपने डायबिटीज़ के स्टेटस को, थायराइड के स्टेटस को पहले से चेक कर लें, सो दैट कि आउटकम जो है इन रिलेटेड चीज, बिकॉज ये सब ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ये अबॉर्शंस की नहीं होगी. राइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही आज महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इसके लिए. और ये जो प्रॉब्लम है काफी हद तक लोगों में है, ये कॉमन है, 1 to 2%. तो इसके लिए डेफिनेटली इससे आपके बातों से काफी सहयोग मिलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.